आगे सरान और पिम शॉपिंग करके घर वापस आते हैं तो वो दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो सरान अपने बच्चों को इस तरह हंसते खेलते देखकर बहुत ही खुश होता है और पिम को बताता है कि इन दोनों बच्चों की माँ 2 साल पहले ही गुजर चुकी है। तो पिम जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो कल से सरान से इन दोनों बच्चों की माँ के बारे में पूछे जा रही थी, पर सरान इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। तो उसे इन दोनों बच्चों के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो उन दोनों बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है, क्योंकि वो दोनों बच्चे पिम के साथ घुल मिल गए होते हैं और उसे बहुत प्यार भी करते हैं। तो सरान जब ये सब देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है। दूसरी तरफ सारा घर आती है और वीर को बताती है कि मेरे भाई को पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर हैं, इसलिए अब हम लोगों को यहाँ से भी जाना होगा। तो वीर कहता है हम कब तक तुम्हारे भाई से छुपते रहेंगे, आज न कल हमें उनका सामना करना ही होगा। अगर वो यहाँ पर है तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। तो सारा कहती है तुम मेरे भाई को नहीं जान, अगर मेरे भाई ने हम दोनों को पकड़ लिया तो वो मेरे साथ तो कुछ नहीं करेंगे, पर वो तुम्हें जान से मार डालेंगे और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। दूसरी तरफ औरन बार में ड्रिंक कर रही होती है कि तभी वहाँ पर थाना आता है। एक्चुअली थाना औरन का पहला प्यार होता है। पहले ये दोनों एक दूसरे को डेट किया करते थे, पर बाद में औरन को रियलाइज हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए, इसलिए उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था। पर थाना अभी भी औरन को पसंद करता है और वो औरन को कहता भी है अगर वो उसकी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहती है तो वो आ सकती है। पर औरन थाना की लाइफ में दोबारा वापस आना नहीं चाहती, क्योंकि अब उसे सरान मिल गया होता है और सरान के मुकाबले थाना कुछ भी नहीं होता, जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद से गुजर सकती है। इसलिए वो यहाँ पर थाना को पिम के बारे में बताती है ताकि थाना पिम के पीछे पड़ जाए और वो पिम को सरान की लाइफ से दफा कर दे और सरान फिर से उसका हो जाए, क्योंकि औरन को पता होता है कि थाना एक नंबर का लड़की बाज है और वो जहाँ भी खूबसूरत लड़की देखता है वो मुंह मारने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। दूसरी तरफ सरान अपने बच्चों को कहानियां सुनाकर उसे सुलाकर रूम से बाहर आता है तो वहाँ पर पिम उसका इंतजार कर रही होती है। तो यहाँ पर सरान पिम को चिढ़ाने के लिए कहता है क्या हुआ, मेरे बिना नींद नहीं आ रही, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं? तो पिम कहती है बकवास करना बंद करो, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ कहने के लिए आई हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे कल से तुम्हें तुम्हारी वाइफ के बारे में नहीं पूछना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है। तो सरान जैसे ये सुनता है कि पिम उसकी मरी हुई बहन को उसकी मरी हुई वाइफ समझ रही है, ये बात जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, पर वो ये बात यहाँ पर क्लियर भी नहीं करता है कि वो बच्चे उसकी बहन के हैं ना कि उसके। तो पिम सरान को सॉरी कहकर रूम में जा रही होती है कि तभी सरान पिम को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपना फार्म मुझे बेच देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है उस फार्म को मेंटेन करने के लिए, और ऊपर से तुम्हारा भगोड़ा भाई भी भाग गया है, तुम अकेले उन सबको कैसे मेंटेन करोगी। तो पिम जैसे ये बात सुनती है तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो यहाँ पर सरान पर भड़कने लगती है और कहती है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, तुम्हारी शुरुआत से ही बुरी नजर है मेरे फार्म पर, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हें अपना फार्म कभी भी नहीं बेचूंगी। और पिम ये कहकर रूम में चली जाती है और रूम में जाकर भी सरान को लेकर बुरा भला ही कहती है और सरान ये सारी बातें सुन लेता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। वेल सरान यहाँ पर पिम के फायदे के लिए ही बातें कर रहा था, पर पिम उसकी पूरी बात सुनती नहीं और बीच में ही काट कर कुछ गलत ही मतलब निकाल लेती है। दूसरी तरफ तोई और भी पिम के भेड़ चराड़े होते हैं तो ये दोनों खेत में ही एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाने लगते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा रोमांस भी देखने को मिलेगा और ये दोनों खेत से रोमांस फरमाकर पिम के घर वापस आते हैं तो वहाँ पर वो लोग एक बंदे को देखते हैं जो पिम के घर पर कुछ दिनों से नजर रखे हुए होता है। तो वो लोग ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ये बंदा कौन है जो पिम के घर पर इतने दिनों से नजर रख रहा है। आगे वो लोग इसी बारे में बात करते करते पिम के घर को ठीक करने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर औरन आ जाती है और औरन को जब पता चलता है कि सरान ने इन लोगों को ऑर्डर दिया है पिम के घर को ठीक करने के लिए, ये बात जानकर तो उसका मुंह फूल जाता है कि आखिरकार सरान उस गरीब लड़की के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है और उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। इधर भी औरन का ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखकर बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसे औरन बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, क्योंकि वो एक नंबर की लालची घमंडी और चुड़ैल लड़की होती है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए सरान के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहती है। आगे सरान पिम को लेकर गाँव वापस आ जाता है तो यहाँ पर सरान के बच्चे पिम को इतना पसंद करने लगे होते हैं कि वो पिम को अपने घर खेलने जाने को कहते हैं और उसे अपने साथ अपने घर में रहने को कहते हैं। तो पिम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता तो सरान यहाँ पिम के बदले अपने बच्चों को कहता है तुम फिक्र मत करो, पिम जरूर तुम लोगों के साथ खेलने आएगी। तो वो बच्चे ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं, पर पिम ये बात सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो सरान उसके पीछे जाता है और पिम को कहता है तुमने बच्चों को हाँ क्यों नहीं कही, तुम्हारी वजह से देखो बच्चों का मुंह लटक गया। तो पिम कहती है जो चीज हो ही नहीं सकती मैं उसके लिए हाँ क्यों करूँ, और मैं तुम्हारे घर तो इन बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं जा सकती और ना ही तुम्हारे घर रहने के लिए, तो मैं उन बच्चों को झूठी उम्मीद क्यों दूं। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो ताकि तुम मेरी जमीन को हड़प सको, लेकिन याद रखना कि मैं अपना फार्म तुम्हें कभी भी नहीं बेचूंगी, चाहे मेरा खेत सूख कर मर क्यों ना जाए, मैं उसे मेंटेन भी क्यों ना कर पाऊँ, तब भी मैं तुम्हें अपना खेत नहीं बेचूंगी। तो सरान कहता है तुम किसके बलबूते पर इतना कूद रही हो, अपने भगोड़े भाई के दम पर जो तुम्हें ऐसे हालात में छोड़कर चला गया और तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं। तो पिम कहता है उसने नहीं सोचा हो, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ और मैं अपना फार्म
फार्म तुम्हें नहीं बेचूंगी। तो सरान को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। आगे पिम जब अपने घर आती है और अपनी घर की ऐसी हालत देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि सरान ने उसके घर की इतनी मरम्मत की, लेकिन उसे यहाँ पर भी सरान का स्वार्थी दिखाई देता है कि सरान ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि वो उसकी जमीन को हड़प सके। आगे पिम किचन जाती है खाना बनाने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके घर में तो राशन ही नहीं है। तो बेचारी पिम पूरी तरह से परेशान हो जाती है और बेचारी को भूखे पेट ही रहना पड़ता है। आगे बच्चे घर आते हैं तो आंटी बच्चों को देखकर बहुत ही खुश होती है और उस पर अपना प्यार लुटाती है कि तभी वहाँ पर औरन भी आ जाती है और यहाँ पर एक अच्छे इंसान और उन दोनों बच्चों की माँ बनने की एक्टिंग करने लगती है, जो उन दोनों बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर वो दोनों बच्चे औरन को रोस्ट कर देते हैं, जिस वजह से औरन का मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है, क्योंकि वो दोनों बच्चे औरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना ही औरन उन्हें पसंद करती है। बस वो सरान की फैमिली के सामने उन दोनों को प्यार करने का दिखावा करती है। इधर सारे नौकर जब ये सब देखते हैं तो वो खूब हंसते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी औरन बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। आगे सारे लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर तोई को बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वो सरान को साइड में बुलाता है और उसे बता देता है कि कुछ दिनों से पिम के घर पर कोई बंदा नजर रखे हुए था, पता नहीं वो कहाँ से आया था, लेकिन बहुत ही खतरनाक लग रहा था। जब सरान ये बात सुनता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से चला जाता है पिम के लिए और औरन देखती ही रह जाती है। इधर बेचारी पिम भूखे पेट सोने की कोशिश करती है कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वो बाहर जाकर देखती है तो सरान उससे मिलने के लिए आया हुआ होता है। तो सरान यहाँ पर पिम से पूछता है तुम ठीक हो ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई ना। तो पिम कहती है अब तुम आ गए हो ना, अब पक्का यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर होगी। और यहाँ पर पिम सरान को सीधे मुंह जवाब नहीं देती, उल्टा उसे टॉन्ट ही मारती है, क्योंकि पिम को लगता है कि सरान उसकी फार्म को छीनने की कोशिश कर रहा है ये सारे टेक्निक से। तो बेचारा सरान पिम की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो पिम को कितनी बार भी कुछ भी समझा ले पर उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला, वो उसे गलत ही समझेगी। आगे सरान पिम के सारे घर की पूरी जांच पड़ताल करता है तो उसे पता चलता है कि पिम के घर में खाना नहीं है। ये देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो ये देखकर जा ही रहा होता है कि तभी वो एक बंदे को जाते हुए देखता है। तो सरान जाकर उस बंदे को सीधा झपट लेता है और यहाँ पर इन दोनों में जमकर फाइटिंग होने लगती है, जिस चक्कर में बकरी के तबेले में आग लग जाती है। पर सरान इस बात पर ज्यादा नोटिस नहीं करता, क्योंकि उसका सारा ध्यान उस बंदे को पकड़ने में होता है और वो उस बंदे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। इधर पिम भी सरान को ये सब हरकत करते हुए देख लेती है और वो अपने तबेले में आग लगा हुआ भी देख लेती है, जिसे देख वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और अपने तबेले की आग बुझाती है। और उसे लगता है कि सरान ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है उसे डराने के लिए, ताकि वो उसे अपना फार्म बेच दे। और यहाँ पर पिम फिर से सरान को गलत समझने लगती है। दूसरी तरफ सरान उस गुंडे को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, पर उस गुंडे के देह में इतनी आग लग चुकी होती है कि जिस वजह से गाड़ी के साथ ब्लास्ट हो जाता है और सरान को ये बात पता नहीं चलती कि आखिरकार वो बंदा कौन था और वो पिम के घर पर क्या कर रहा था। अगले दिन पुलिस वहाँ पर आ जाती है उस बंदे की जांच पड़ताल करने के लिए, पर उन्हें पता नहीं चलता कि आखिरकार ये बंदा कौन है। इधर थाना समझ जाता है कि उसके ही बंदे की मौत हुई है, तो वो इस मामले से निकलने के लिए अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि फार्म में जाकर सबको बता दो कि हम इस बंदे को नहीं जानते थे और ये बंदा हमारे साथ काम नहीं करता था, क्योंकि हम कोई भी पुलिस का झमेला हैंडल नहीं कर सकते। कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और सरान को पक्का यकीन होता है कि ये बंदा थाना का है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं होता इस बारे में। दूसरी तरफ पिम दादाजी के रूम जाती है अपना अकाउंट बुक लेने के लिए, पर उसे कहीं भी अपना अकाउंट बुक नहीं मिलता। तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके दादाजी ने यहीं पर उसका अकाउंट बुक रखा होता है, पर वो नहीं मिल रहा होता। तो वो सीधा बैंक चली जाती है अपने पैसे निकलवाने के लिए और वो मार्केट जाने के लिए किसी से लिफ्ट ले ही रही होती है कि तभी वो सरान के गाड़ी के सामने आ जाती है और उसका यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, पर उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। लेकिन जब वो सरान को देखती है वो पूरी तरह से एम्बैरेस फील करने लगती है। तो यहाँ पर सरान पिम को कहता है तुम्हें मरने के लिए सिर्फ मेरी ही गाड़ी मिली थी। तो पिम कहती है अगर मुझे मरना ही होगा ना तो तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की गाड़ी के नीचे आकर नहीं मरूंगी, बल्कि किसी और की गाड़ी के नीचे आकर मरूंगी। तो सरान कहता है आखिरकार तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, आखिरकार मैं किस टाइप का इंसान हूँ। तो पिम कहती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम किस टाइप के इंसान हो, तुम मुझसे मेरे फार्म को छीनने के लिए इस हद तक गिर जाओगे मैंने कभी भी नहीं सोचा था। कल तुमने मेरे तबेले में आग लगा दी ताकि मैं डर के मारे अपना फार्म तुम्हें बेच दूं। तो सरान जब ये सुनता है कि पिम अपने फार्म में आग लगने की वजह उसे समझ रही है, ये बात जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो पिम को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने तो उसकी जान बचाई है। पर पिम यहाँ पर उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करती, उल्टा उसी पर इल्जाम लगाने लगती है। तो सरान उसे सीधा क्राइम साइट पर लेकर जाता है और कहता है कल तुम्हारे फार्म में जिस बंदे ने आग लगाई थी ये बंदा वही है। तो पिम ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है, पर वो यहाँ पर भी यकीन नहीं करती और उसे लगता है कि वो बंदा सरान का ही भेजा हुआ था। तो सरान पिम की ऐसी सोच को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो सरान यहाँ पर पुलिस वाले को बताता है कि इसी बंदे ने शायद पिम के फार्म में आग लगाई है, अगर आप वहाँ पर जांच पड़ताल करेंगे तो शायद आपको वहाँ से कोई क्लू मिल सकता है। तो पुलिस वाला कहता है ठीक है,
हम पूरी जांच पड़ताल करके आपको बताएंगे। तो सरान कहता है ठीक है, आप मेरे फार्म में आ जाइएगा और मुझे सारी अपडेट दीजिएगा। तो पिम ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो उसका फार्म होता है, लेकिन सरान यहाँ पर उसका बॉस बनने की कोशिश करता है। तो सरान यहाँ पर पिम को समझाता है कि मैंने तुम्हारे फार्म में आग नहीं लगाई थी, बल्कि इस बंदे ने तुम्हारे फार्म में आग लगाई थी। तो पिम कहते हैं लेकिन आखिरकार इसने ये सब क्यों किया। तो सरान कहता है मुझे भी नहीं पता, मैं भी यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे पिम मार्केट जा रही होती है तो सरान उसे अपने साथ मार्केट लेकर जाता है और सरान कहता है तुम्हें यहाँ से कुछ सामान लेना है तो तुम सामान ले लो, मैं 30 मिनट में वापस आता हूँ। तो पिम कहती है मैं खुद घर जा सकती हूँ। तो सरान कहता है अगर हम दोनों को साथ ही घर जान तो तुम अकेले क्यों जाओगी, मैं कह रहा हूँ ना मैं 30 मिनट में यहाँ पर आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। और सरान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे पिम बैंक जाती है अपने पैसे निकलवाने के लिए। तो वहाँ का मैनेजर उसे बताता है कि उसका भाई कुछ दिन पहले ही उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल चुका है और उसने ये कहा कि वो इस महीने के लास्ट में जमीन मॉर्गेज के सारे पैसे दे देगा और अपनी जमीन भी छुड़वा लेगा। जब पिम ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसके पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती। तो बेचारी पिम मायूस होकर बैंक से निकलती है और अपने आप से पूछती है कि आखिरकार उसके भाई ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसने उसके बारे में एक बार भी क्यों नहीं सोचा। कि तभी वहाँ पर सरान भी आ जाता है और पिम को बैंक से निकलते हुए देख लेता है। तो वो सीधा बैंक जाता है और वहाँ जाकर जांच पड़ताल करता है। तो उसे पता चलता है कि पिम के भगोड़े भाई ने पिम के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं और उसने लोन का इंटरेस्ट भी नहीं भरा है। ये सारी बातें सुनकर तो सरान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो समझ जाता है कि रवि का ये सब कुछ पहले से ही प्लान था, वो पहले से ही अपनी बहन को छोड़कर भागने का प्लान बना चुका था। तो सरान को पिम के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि पिम के पास अब पैसे भी नहीं होते। आगे सरान पिम के पास जाता है और पिम से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो मार्केट सामान लेने के लिए गई थी ना, तो फिर सामान कहाँ है। तो बेचारी पिम ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती सामान खरीदने के लिए, तो वो मार्केट किस वजह से जाए। तो यहाँ पर सरान पिम की बहुत ही फिक्र करता है और उसकी केयर भी करता है। आगे सरान कहता अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो चलो घर वापस चलते हैं। तो पिम जाने लगती है लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी खाना नहीं खाया होता है, जिस वजह से उसे चक्कर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर सरान उसे पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया। तो पिम उसे कुछ भी नहीं बताती। तो सरान उसे अपने साथ गाड़ी पे ले जाता है और उसे बैठने को कहता है और कहता है मुझे कुछ सामान खरीदना है, तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो। और सरान ये कहकर पिम के लिए सारा राशन का सामान खरीदता है बिना पिम को पता चले। इधर दास सरान को ये सब करते हुए देख लेती है और उसे लगता है कि सरान पिम को पसंद करता है, इसलिए वो उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो वो सीधा अपने दोस्तों को बताती है सरान की इस हरकत के बारे में। जब औरन ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिरकार पिम उस लड़की के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। तो दा कहती है तुम बेवकूफ तो नहीं हो क्या, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि सरान पिम को पसंद करता है इसलिए वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। तो औरन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, पिम गरीब है ना। तो सरान को उस पर दया आ जाती है इसलिए वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। और यहाँ पर औरन ये सारी बातें कह तो देती है पर उसे खुद पता होता है कि सरान कुछ ज्यादा ही पिम में इंटरेस्ट ले रहा है। तो यहाँ पर औरन डैनियल को कहती है तुम पिम को पसंद करते हो ना, तो जाकर पिम से अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं कर देते। वैसे भी पिम जैसी लड़कियों को अमीर बंदे बहुत ही पसंद होते हैं, अगर तुम जाकर उससे अपने प्यार का इजहार करोगे तो वो तुम्हें तुरंत हाँ कर देगी क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा है और उसे अभी एक अमीर बंदा भी चाहिए। तो डैनियल कहता है मैं पिम को जरूर पसंद करता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी जाकर उस पर थोप दूं। आगे औरन को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो वो सीधा थाना के पास जाती है क्योंकि औरन को पता चल गया होता है कि थाना पिम में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर औरन थाना को कहती है तुम पिम में इंटरेस्टेड हो ना, तो जाकर पिम को अपना क्यों नहीं बना लेते कि इससे पहले कोई और तुम्हारी चिड़िया को उड़ाकर ले जाए और तुम मुंह देखते ही रह जाओ, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम अपना शिकार किसी के साथ नहीं बांट सकते। तो फिर इतने शांत से चुपचाप घर में क्यों बैठे हुए हो, जाकर अपने शिकार को अपना बनाओ ना। तो थाना कहता है तुम्हें भी पता है कि जब मेरी नजर एक चीज पर पड़ जाती है तो मैं किसी भी कीमत पर उसे अपना बनाकर रहता हूँ। और यहाँ पर थाना फिर से औरन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपनी लाइफ में दोबारा वापस आने को कहता है। तो औरन कहती है ये तो कभी भी नहीं हो सकता, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, इसलिए अपने शिकार पर ध्यान दो, इससे पहले कोई और उसे उड़ाकर लेकर चला जाए। और यहाँ पर औरन थाना को उकसा कर वहाँ से चली जाती है। आगे सरान पिम को घर छोड़ता है और उसे खाने के लिए कुछ सामान भी देता है क्योंकि उसे पता होता है कि पिम ने कल रात से कुछ भी खाना नहीं खाया है, जिस वजह से उसे इतने चक्कर आ रहे हैं। तो पिम खाना लेकर घर के अंदर चली जाती है। तो पिम जैसे ही घर के अंदर जाती है तो सरान मौके का फायदा उठाकर अपने बंदों से कहलवा कर पिम के किचन में खाने का सारा सामान भरवा देता है ताकि पिम को खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर वो लोग पिम के किचन को अच्छे से एडजस्ट कर ही रहे होते हैं कि तभी सरान को पता चलता है कि पिम का फ्रिज खराब हो गया, अगर इसमें सामान रखा जाएगा तो वो सड़ जाएगा। तो यहाँ पर वो अपने बंदे को कहता है कि हमारे घर में एक पुराना फ्रिज है ना, तुम लोग उसे लेकर आ जाओ। तो तोई और अंकल उस फ्रिज को लेने के लिए सरान की कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं कि तभी वहाँ पर थाना भी आ जाता है। और वो जब सरान की कार देखता है तो वो समझ जाता है कि औरन उसे किस बारे में वार्न करने की कोशिश कर रही थी। उसे वो ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर उसने पिम को अपना नहीं बनाया तो सरान उसे अपना बना लेगा। तो थाना जब पिम को घर में अकेले देखता है तो वो इस मौके का फायदा उठाता है और वो उसके घर चला
जाता है। इधर पिम बड़े ही मजे से खाना खा रही होती है और अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो अपनी लाइफ में आगे क्या करे, क्योंकि उसके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है। तो पिम थाना को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो थाना से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो थाना पिम को बताता है कि मैं यहाँ पर अपना हिसाब क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो पिम कहता है, क्या मेरे भाई ने तुमसे भी उधार लिए हैं? तो थाना कहता है, हाँ उसने मुझसे उधार लिया है, पर उसने उस उधार के बदले मुझे कुछ बेचा भी है। तो पिम कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो थाना कहता है, तुम्हारे भाई ने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे और उसके बदले उसने तुम्हें मुझे बेच दिया था। तो पिम जब ये सारी बातें सुनती है कि उसके भाई ने उसे थाना को बेच दिया, ये बात जानकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, ये नहीं हो सकता, ये एग्रीमेंट तुम्हारे और मेरे भाई के बीच हुई है ना, तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। पर थाना जाने का नाम ही नहीं लेता, उल्टा वो पिम के साथ बदतमीजी करने लगता है। तो पिम वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर थाना उसे भागने नहीं देता, उल्टा उसे मारने लगता है। कि तभी वहाँ पर सरान भी आ जाता है, क्योंकि वो पिम के घर में ही होता है। और जब वो थाना को पिम के साथ इस तरह बदतमीजी करते हुए देखता है, उसका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर थाना को खूब मारने लगता है। तो थाना कहता है, तुम्हें इन सब के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिम के भाई ने पिम को ऑलरेडी मुझे बेच दिया है और पिम अब से मेरी है। तो सरान कहता है, पिम कोई सामान नहीं है जिसे कोई भी जाकर बेच दे, वो जीती जागती इंसान है। तो थाना कहता है, हाँ वो जीती जागती इंसान है, लेकिन उसके भाई ने मुझे बेच दिया, इसलिए अब पिम मेरी है। ये बात सुनकर सरान को और गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तो पिम उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में पिम को काफी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो सरान जब पिम की ऐसी हालत देखता है तो वो थाना को खूब मारता है और उसके बाद वो पिम को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। कि तभी रास्ते में उसे उसके बंदे मिल जाते हैं और वो लोग उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर सरान पिम को एडमिट करता है। पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उसके सर में चोट लगी हुई है और उसे शॉक भी लगा हुआ है, जिस वजह से वो काफी कमजोर हो गई है, इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए उसे हॉस्पिटल में ही रखना होगा। और उसकी दवाइयों की डोज भी कुछ ज्यादा है, जिस वजह से वो कुछ दिनों तक नशे में रहेगी। तो सरान जब पिम की ऐसी हालत देखता है तो उसे पिम के लिए बहुत ही बुरा लगता है। इधर पिम भी अपने भाई को पूछ रही होती है कि भाई आपने मुझे क्यों बेच दिया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब सरान पिम के मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ थाना सीधा औरन के घर जाता है और वहाँ जाकर कहता है, तुम मुझे इसी बारे में वार्न करने की कोशिश कर रही थी ना कि सरान पिम को छीनकर मुझसे लेकर जाएगा। तुम्हें लगता है कि मैं सरान को इतनी आसानी से पिम को ले जाने दूंगा? अपने लवर को जाकर समझा दो, अगर वो मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसे भी अपने रास्ते से हटा दूंगा। तो औरन जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से डर जाती है और वो थाना को कहती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, क्यों ना हम दोनों एक डील कर लेते हैं, पिम को हासिल करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, इसके बदले तुम सरान को कुछ भी नहीं करोगे। तो थाना कहता है ठीक है। आगे औरन सीधा सरान के घर चली जाती है और वहाँ जाकर सरान की आंटी के दिमाग में पिम को लेकर गलत गलत बातें भरने लगती है कि पिम सरान के पीछे इसलिए है क्योंकि सरान अमीर है और पिम के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा भी है, जिस वजह से वो सरान को पटाने की कोशिश कर रही है ताकि वो उसका फायदा उठा सके। तो आंटी जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे पिम पर बहुत ही गुस्सा आता है। कि तभी वहाँ पर बच्चे भी आ जाते हैं जो फिर से औरन को रोस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पिम के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं। तो औरन जब बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसका मन करता है कि वो जाकर बच्चे को थपड़ा दे, लेकिन वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी इमेज की बात होती है। दूसरी तरफ थाना को पिम पर इतना गुस्सा आया हुआ होता है कि वो अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि वो पिम के घर को पूरी तरह से जला दे, ताकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह ही ना बचे। तो उसके सारे गुंडे जाकर पिम के घर को जला देते हैं। तो तोई वहीं पर रहता है, क्योंकि सरान ने तोई को कहा होता है वहाँ रहकर पिम के घर की रखवाली करने के लिए। जब तोई ये सब कुछ देखता है वो पूरी तरह से डर जाता है। वो उन गुंडों के सामने नहीं आता, क्योंकि अगर वो उन लोगों के सामने आ गया तो वो लोग उसे भी जान से मार डालेंगे, इसलिए वो दूर से ही ये सब देखता है और उन लोगों के जाने के पिम के भेड़ों को उसके तबेले से बाहर निकाल देता है और उनकी जान बचा लेता है। लेकिन पिम के घर को जलने से नहीं बचा पाता, जिसे देखकर तोई बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे रोना भी आता है। इधर सरान को जब पता चलता है कि पिम का घर पूरी तरह से जल गया, ये बात जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि जब पिम को होश आएगा और उसे अपने घर के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो किस तरह रिएक्ट करेगी। आगे सरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो वो पिम से शादी करने का डिसाइड करता है, इसलिए वो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस को सीधा हॉस्पिटल बुला लेता है और यहीं पर पिम से शादी कर लेता है। तो बेचारी पिम दवाई के नशे में इतनी धुत होती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार सरान उसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन वो फिर भी पूछती है कि तुम मेरा सिग्नेचर क्यों लेना चाहते हो। तो यहाँ पर सरान पिम से झूठ बोलता है कि तुम्हारे सर में चोट लगी हुई है ना, इसलिए डॉक्टर चेक करना चाहते हैं कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक है या नहीं। तो पिम सरान के कहने पर सिग्नेचर कर देती है और यहीं पर इन दोनों की शादी हो जाती है और सरान ये सब करके बहुत ही खुश होता है। आगे सरान बैंक मैनेजर से मिलता है और उसे बताता है कि दादाजी ने मेरी और पिम की शादी बहुत पहले ही फिक्स कर दी थी और बहुत जल्द हम दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन तभी दादाजी की मौत हो गई, जिस वजह से ये शादी नहीं हो पाई। इसलिए मैं चाहता था कि आप हमारी शादी के गवाह बने। और यहाँ पर सरान
सरान बैंक मैनेजर को इस तरह अपनी बातों में लेता है कि वो बैंक मैनेजर भी उसकी बातों में आ जाता है। और यहाँ पर सरान बैंक मैनेजर को ये भी कहता है कि हम दादाजी की जमीन को छुड़वाना चाहते हैं, इसलिए आप प्लीज बैंक के सारे कागजात तैयार कर दीजिए। तो बैंक मैनेजर कहता है ठीक है, मैं सारे पेपर्स तैयार करवाता हूँ, तुम लोग पैसे लेकर बैंक आ जाना, ठीक है।